गुड इवनिंग छात्रों एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर सामान्य आधारित विषय। अभी मैं आपको 5 पेपर और भी दूंगा रेडियो टीवी के। तो आज ये थोड़ा वीडियो लंबा भी हो जाए तो परेशान मत होइएगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं आसानी से। और सामान्य आधारित विषय 100 नंबर का पेपर है। इसमें करीब 22-23 क्वेश्चन आते हैं। काफ़ी खाली नहीं छोड़ना है आपको। और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो आइए देखते हैं पर्यावरण शिक्षा। जैसा कि पहला नाम है तो इसका यही पूछेगा कि अर्थ बता दीजिए और महत्व बता दीजिए, उद्देश्य बता दीजिए। जैसा कि यहाँ देखिए, महत्व क्या है, अर्थ क्या है, पर्यावरण शिक्षा क्या, परिधन आवरण मतलब जिसके आवरण में आप घर का पर्यावरण आपका अलग होगा और स्कूल का पर्यावरण अलग होगा। तो सैद्धांतिक रूप से हम सभी लोग कहीं ना कहीं पर्यावरण में ही रह रहे हैं, चाहे स्कूल के पर्यावरण में, घर के पर्यावरण में, सामाजिक पर्यावरण में। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है। महत्व उद्देश्य को अगर आप एक लाइन में लें तो देखिए, लोगों को पर्यावरण संरक्षण के मतलब संरक्षण का मतलब कि जैसे जल का आप तालाब बनाइए, पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने से भूस्खलन वगैरह रुकता है। तो यही सब प्रमुख उद्देश्य हैं पर्यावरण शिक्षा का। और विद्यालय में ये सबको पढ़ना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। इन्वायरमेंटल साइंस भी है, ये विज्ञान भी है। और उसके बाद स्कूल के लिए ये एकदम बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल में पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए। पर्यावरण वाहिनी नामक एक योजना भी प्रारंभ की गई थी, आप देखें 92-93 में पर्यावरण वाहिनी। तो एक एक नंबर के सवाल इस तरह से भी आ सकते हैं। आपको देना 5 लाइन में उत्तर है और 10 लाइन में लास्ट के 2-3 क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं। और ये एक छोटा सा कि कौन सा दिन क्या मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, वन अग्नि सुरक्षा और वन जंतु संरक्षण अक्टूबर। तो ये एक आध नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप आराम से, मैं सब पर रुक रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। जैसे कि एक सवाल है यहाँ पर कि आपका जल संरक्षण के 4 उपाय बताएं। बहुत आसान है। तालाब बनाइए, नदियों को साफ करिए, बांध बनाइए, ये सब जल संरक्षण है। और क्या। मृदा संरक्षण क्या है? मृदा माने मिट्टी, वही भैया, डाई यूरिया पोटास कम डालिए और उसके साथ सही सही फसल चक्र अपनाइए, इससे आपका मृदा संरक्षित होगी। सब गांव के बच्चे जानते हैं ये। आगे अगर हम देखें तो ये पूछ रहा है भूस्खलन क्या है। भैया भूस्खलन नहीं, व्यावसायिक सुरक्षा क्या है। व्यावसायिक सुरक्षा मतलब वही कि आप जो आप कोई भी दुकान खोल रहे हैं तो उस दुकान के अंदर आपका दुर्घटनाओं से बचने के लिए आप तो एक अग्निशामक यंत्र रखते हैं, स्कूल में भी रखा हुआ है। और तमाम तरह के आप उपाय, अलार्म वगैरह भी लगाते हैं। ये तमाम तरह के उपाय आप व्यावसायिक सुरक्षा से, आशय आपका यही है। और प्राथमिक उपचार वही है कि जब आप गिरते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाने के पूर्व जो आप मरीज के साथ करते हैं, उसको श्वास देते हैं और उसका खपच्ची वगैरह बांधते हैं पैर में, तो ये आपका प्राथमिक उपचार कहलाता है। और इसके बाद इसमें प्राथमिक उपचार के आपको देखिए संबंधी सावधानियां आपको बता रहा है कि संबंध में श्रमिक को उचित प्रशिक्षण दें। नहीं प्रशिक्षण देंगे तो चोट लग जाएगी। रक्त अधिक बह रहा हो तो तुरंत रोकने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें प्राथमिक उपचार में आ गई आपके। अगला आप देखें तो इसमें आ गया भारतीय संस्कृति क्या है। इसमें भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय संस्कृति में वृक्षों की पूजा क्यों की जाती है। बड़े आसान से क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति क्या है, एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जहाँ संस्कार अच्छा हो, वही संस्कार जो है, जिस संस्कार में हम अच्छा पले बढ़े, देखिए वही है। अच्छा संस्कार प्रदान करने वाली पद्धति का नाम भारतीय संस्कृति है, कह सकते हैं आप एक लाइन में। और वृक्षों की पूजा क्यों करते हैं? पीपल की तो आप जानते ही ऑक्सीजन देता है और साथ ही साथ आपको अच्छी छाया, जिसको मैंने आपको लक्ष्य समझाया है, वो भी आपको देता है। इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं ताकि लोग काटे उटे ना। और ग्रामीण विकास का अर्थ एवं परिभाषाएं, ये आपका चैप्टर ही है। ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं। मनरेगा आपका चल ही रहा है गांव में, गांव ग्रामीण योजना भी है। तो गांव का विकास का मतलब कि जो सबसे निर्धनतम आदमी है उसको आप जो है अपनी श्रेणी में ले आएँ, तो समझिए कि आप ग्रामीण विकास कर पा रहे हैं। और अगर परिभाषा में देखिए तो वही न्यून आय वर्ग के लोगों को उच्च स्तर पे पहुंचाना,
यही ग्रामीण विकास का अर्थ है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी चाहें तो ले सकते हैं। और उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है ये, कि ग्रामीण विकास के लिए कुछ सुझाव अपनी तरफ से दे दीजिए। तो सही बात है, पेड़ पौधे लगाइए, कुटीर उद्योग लगाइए गांव में, और जो है आप छोटे छोटे उद्योग लगा के भी काम कर सकते हैं, उनको प्रोन्नत कर सकते हैं। तो ग्रामीण विकास के सुझाव में आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। आसान क्वेश्चन है। फिर अगर आप देखें तो यहाँ एक पूछ रहा है कि कुपोषण क्या है। तो कुपोषण तो सभी लोग जानते हैं कि अगर खाना ढंग से पूरा विटामिन प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो ऐसी दशा में व्यक्ति को कुपोषण हो जाता है, और उसका फिर आयु कम हो जाएगी, लंबाई कम हो जाएगी, थकावट आएगी, तमाम तरह की बीमारियां उसको आ जाती हैं। तो भोजन में कमी आने से ये कुपोषण की से हम शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सारे विटामिन हमको नहीं मिल पाते। दाल चावल रोटी से ही नहीं होता, सब्जी भी कई तरह की आती हैं, उसके बाद भी और कुछ चाहिए होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये निश्चित आने वाला क्वेश्चन है। मतलब इसके अंदर कितने कार्यक्रम हैं, सारे गांव के सारे कार्यक्रमों को एक साथ मिला लीजिए तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। और उनके देखिए राष्ट्रीय रोजगार योजना, मनरेगा भी रख सकते हैं, मत्स्य और कुआं योजना भी है, उन्नत यंत्रों की भी आपूर्ति ये भी योजना है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में। ये निश्चित आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ज़रूर आप लोग एकदम तैयार रखिएगा। ये आता है अक्सर, बड़े क्वेश्चन में ही पूछ लेता है, तो उसमें आपको 8 नंबर मिल जाएगा। इसमें 2-3 पेज लिख दीजिएगा बढ़िया से, जो भी आप ग्रामीण विकास के लिए योजना जानते हैं, पेपर पढ़ते रहिए। बहुत सी योजना प्रधानमंत्री ने इस समय चलाई हुई हैं, सबको आप जान रहे हैं, देख रहे हैं अखबार में। ये फिर क्या है आपका समन्वित विकास ग्रामीण कार्यक्रम क्या है, 5 लाइन में आप यहाँ भी लिख सकते हैं। और किसान विकास एजेंसी क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप यहाँ पर, इसके प्रमुख कार्य वही गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना, और लाभ के पात्र जो सीमांत किसान हैं उनको उनका विकास करना। ये आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों में से एक तो निश्चित आने वाला है। और फिर आगे हम बढ़ें तो देखें यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मिल गया था हमें, जवाहर रोजगार गारंटी योजना क्या है। ये जवाहर 100 दिन की योजना थी, और ये चलाई गई थी कि 100 दिन हर आदमी को रोजगार दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट आप लेते रहें, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लें। इसमें 2 क्वेश्चन हैं कि कुटीर उद्योग का लाभ बताएं। तो जो आपके गांव में कुटीर उद्योग क्या है, जैसे कि आपके गांव में भरका बना रहा है वो भी कुटीर उद्योग है, जो डलिया बना रहा है वो भी कुटीर उद्योग है। और इसका लाभ यही है कि आपके गांव का विकास होता है, कृषि के सहायक उद्योग इनको आप कह लीजिए। और इसका क्या समझते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। घरेलू उद्योग को, और इसमें अकेला आदमी रहता है, साझेदारी नहीं रहती है। और उसके बाद परियोजना का निर्माण, यहाँ से ये अभी तक पर्यावरण ग्रामीण विकास था, आधा खंड ख में आपका आएगा परियोजना का निर्माण, 50 नंबर इससे, 50 नंबर उससे। तो परियोजना का अर्थ क्या है, परियोजना का अर्थ एक लाइन में देखिए, किसी नई वस्तु के निर्माण के लिए योजना बनाना परियोजना निर्माण कहलाता है। और उसमें नई वस्तु के लिए, जैसे मोटरसाइकिल ही आप बना रहे हैं तो उसके लिए योजना बनाएंगे ना, तो उसी योजना को आप परियोजना कहेंगे। तो इस परियोजना का अर्थ यही हुआ। और इसके बाद इसके अंदर जो पूछ लेता है स्वॉट एनालिसिस क्या है, तो स्वॉट का मतलब हो गया एस स्ट्रेंथ शक्तियाँ, डब्ल्यू वीकनेस और कमजोरी, और ओ अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, और ये टी से चुनौतियाँ। उसके बाद आता है आपका, इस पर भी आप ले लीजिए। देखिए अक्सर पूछता है परियोजना का मूल्यांकन करिए। 2 तरह से होता है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। तो परियोजना का, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन इस तरह से आप करेंगे, 2 तरह से, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक रूप से ये सही है कि नहीं, और व्यवहारिक रूप से ऐसा तो नहीं कि कोई कचरा कूड़ा वाला प्रोजेक्ट है जो कि ज़्यादा कचरा कूड़ा फैलाएगा, जैसा कि RHA मैं आपको बताता रहता हूँ। तो इस तरह से इसका मूल्यांकन किया जाता है, उसकी लागत देखी जाती है, उसका सामाजिक, उसमें कितने लोग रोजगार पा रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं परियोजना के मूल्यांकन में।
उसके बाद आपका छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, दो किसी परियोजना के में किसका बात का ध्यान देना चाहिए। सही बात है, ध्यान देने के लिए आवश्यक है कि उद्यमी सही होना चाहिए और उचित अवसर की खोज करना चाहिए और उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही बनानी चाहिए। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद सीमांत लागत क्या है, किसी निर्माणी व्यवसाय में वर्तमान उत्पाद में एक इकाई या अधिक लागत में जो वृद्धि या कमी होती है वह सीमांत लागत कहलाती है। मतलब कुल लागत में जो वृद्धि अथवा कमी हो वो इसी सीमांत लागत में कह लें। वास्तव में सीमांत लागत ही आपकी जो है परिवर्तनशील और व्यय होते हैं। इनको आप एक लाइन में भी कह सकते हैं, सीमांत लागत यही है आपकी। उसके बाद आपका आता है एक क्वेश्चन बढ़िया कि सम विच्छेदन बिंदु किसे कहते हैं। एक लाइन में जहाँ पर हमारा लाभ हानि बराबर हो जाता है, जैसे 100 रुपये एक चीज़ खरीद लाए, 100 रुपये में बेच दिए, तो उसे सम विच्छेदन बिंदु कहेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन अगर आप देखें इम्पोर्टेंट, तो परियोजना क्या है, मतलब वही प्रोजेक्ट क्या है, वही अभी हमने आपको बताया। स्क्रीनशॉट में आप इसको लेके और आराम से समझ सकते हैं कि परियोजना क्या है। उसके बाद आते हैं हम लोग छोटा सा और एक सवाल देखते हैं। भारतीय उद्योग विकास बैंक, नाबार्ड इसको कहते हैं, ये 1954 में ये अक्टूबर में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य यही था कि प्रबंध और निर्माण का दायित्व भी अपने ऊपर लेना, अन्न सब्सिडी देना, ये सब चीज़ें इसके अंदर थी। और फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें भी हमारा वही है, उद्योग निदेशालय हर ज़िले में होता है। और उद्योग निदेशालय के कार्य क्या हैं ये देख लीजिए आप। मशीन, कच्चा माल, यंत्र सब आपको दिलाएगा। औद्योगिक बस्तियों का निर्माण भी कराएगा। लघु उद्योग के विकास के विपणन का कार्य भी करेगा। बैंक से आपका जो है प्रोजेक्ट बैंक में बना के देगा। उद्योग निदेशालय ये पूछ रहा है, जिला उद्योग केंद्र आपका गाजीपुर में है, तो ये उद्योग निदेशालय है। हर जिले को में जो इसके अंडर में जिला उद्योग केंद्र होते हैं उसके अंदर ये इसके अंडर में ही रहते हैं, उद्योग निदेशालय के अंदर में। तो 3 तरह के उद्योग होते हैं, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बृहद उद्योग। तो लघु उद्योग 5 लाख, कर्मचारी 10 ठो। और बृहद मध्यम उद्योग कर्मचारी बढ़ा दीजिए, 1 करोड़ कर दीजिए। और बृहद उद्योग 5 करोड़ से ज़्यादा और कर्मचारी भी 100 के आसपास। तो इस तरह से आपके 3 भागों में उद्योग को बांट दिया गया है। लघु उद्योग गांव का उद्योग है और एकाकी होता है। लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं, देखिए यही आ गया ना। 100 मजदूर रखे जा सकते हैं और इसकी आम जो है लागत भी 10 से 50 लाख के बीच में। 10 से 50 मतलब इसमें मजदूर रह सकते हैं इसमें, क्योंकि कुटीर उद्योग में तो आप अकेले ही रहेंगे। और तो इसमें 10 मजदूर, जहाँ 10 से 50 श्रमिक जब काम करने लगते हैं तो ऐसे को हम लघु उद्योग कहते हैं। जैसे आपके गांव की राइस मिल, सीधा उदाहरण लीजिए। और छोटा सा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं 5 लाइन के लिए। उसके बाद अगर आप आएँ तो इस क्वेश्चन में आ जाएँ तो क्या है कि भाई जिला उद्योग केंद्र, देखिए उद्यमी को क्या क्या सेवा देता है, ये भी क्वेश्चन अभी मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये आपका लोन वोन दिलाना, प्रोजेक्ट फाइल बनाना, तमाम तरह का ये काम करता है। उद्योग निदेशालय लखनऊ में है और ये हर ज़िले में रहता है। उसके बाद आप देखें तो रजिस्ट्रेशन क्या है भाई, कोई भी फर्म आप बनाएंगे तो रजिस्ट्रेशन करेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन कंपनी, संस्था, नाम कुछ कराएंगे अपना, तो वो आप इसी को हम रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं होता जब तक कि आपका रिटर्न 10-20 लाख तक ना हो जाए। इस समय तो 10-20 लाख तक चल रहा है। उसके बाद आपको फर्म को अपनी रजिस्ट्रेशन कराना होता है, चाहे वो दुकान हो या फर्म हो, जैसे भी आप कर रहे हैं। एकाकी व्यापार अगर अकेले कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप उसके साथ कई लोग मिलकर कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी टर्नओवर के ऊपर। मतलब आपका साल में 10 लाख 20 लाख का जब टर्नओवर होगा तो रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा आपका, और आपको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा। आगे हम बढ़ें अगर देखें तो कंपनी का अर्थ बता दीजिए। सामान्य रूप से व्यक्तियों की ऐच्छिक संस्था को कंपनी कहा जाता है। व्यक्तियों की ऐच्छिक संस्था को कंपनी कहा जाता है, एक लाइन में समझ लीजिए और बाकी आप इसको स्क्रीनशॉट में लेके लिख सकते हैं।
पेट्रोवर्क जरूर पूछता है। पेट्रोवर्क में ही हमारा सम विच्छेदन बिंदु भी बनता है, ABC एनालिसिस भी आती है। और प्रत्येक देखिए इसका आराम से लिखिए, समस्त मूल्यों का योग दिया जाता है इसके अंदर। और यह विश्लेषण, यह संस्था के विश्लेषण करने के लिए इसका ये वक्र बनाया जाता है। और इसके अंदर प्रत्येक सामग्री मद की राशि की इकाई की कुल मूल्य के इकाई में मूल्य से गुणा कर दी जाती है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं आज स्क्रीनशॉट के लिए आपको बना रहा हूँ ये वीडियो। और उसके बाद आप यहाँ देखें क्वेश्चन, तो प्रबंध से आप क्या, मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, हेनरी फ्यूल ने भी कहा है, इसको भी मैं वीडियो में पिछले बता भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको समझ सकते हैं कि प्रबंध क्या है। उसके बाद आगे बढ़ें तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जिसको आप ज़रूर जानिएगा, इसको ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। और इसके बाद अगला देखिए तो तल लेजर क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट, हर व्यापारी के पास लेजर होता है। लेजर में जो है आप अपना जैसे लेजर में कितना पैसा दिया लिया यही सब लिखा जाता है। तो लेन देन इसके अंदर होता है। और भुगतान की ये पुस्तिका है, ये खाता बही भी इसको कहते हैं हम। आगे बढ़ें तो हम देखें कि तलपट क्या होता है। तलपट भी एक लाइन का उत्तर है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट में लेके आराम से समझ लीजिए। उसके बाद मैंने पिछले वीडियो में जो 45 मिनट का बनाया था उसमें भी है। और उसके बाद ये आपका एक इधर पूछ रहा है कि तलपट क्या है। देखिए, रोजनामा लिखने के लिए लेनदार देनदार के दो अलग अलग खातों में लिखा जाना, और तो एक में ऋणी होगा और दूसरे में धनी होगा, धनी पक्ष कहलाता है। तो इसी को हम जो है आपका, इसको कार्टर ने भी कहा है कि वह सूची जो खाते में बही से निकाली जाती है और फिर बैंकिंग प्रक्रिया में भी शामिल की जाती है, तो इसे कार्टर साहब ने कहा। तो इसलिए पूछ सकता है एक नंबर का। थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी में अंतर आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। उसके बाद विज्ञापन का बहुत महत्व है, क्योंकि हर चीज़ आजकल विज्ञापन पर भी बिक रही है। विज्ञापन क्या है, थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए तो पैकेजिंग, अच्छे विक्रेता के क्या गुण हैं। अच्छे विक्रेता के देखिए गुण यही हैं कि आकर्षक होना चाहिए विक्रेता को, और परिश्रमी होना चाहिए, शिक्षित भी होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए। जो आप विक्रेता अगर बनते हैं तो, और उसके बाद ये चीज़ नौकरी में भी लागू होती है, आपको इतना रहना चाहिए, कम से कम स्मार्ट तो रहना ही चाहिए। उसके बाद फुटकर और थोक व्यापारी का अंतर आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ स्क्रीनशॉट में आपको दिया हुआ है, अच्छे विक्रेता के क्या मतलब गुण होने चाहिए, ये भी यहाँ पर दे दिया है एक बार और। उसके बाद आप आते हैं हम तो यहाँ एक क्वेश्चन और अच्छा मिलता है हमें, एक अच्छे विज्ञापन के 4 गुण बताइए। तो बताइए, विज्ञापन का बजट पर आधारित होना चाहिए, कम पूंजी और ज़्यादा मतलब लाभ वाले सिद्धांत पे काम करिए। और विज्ञापन में मतलब एकदम केंद्र बिंदु हो आपके प्रोडक्ट का। तो ये सब और देखने में भी सुंदर लगे और छोटा हो, आकर्षक हो। तो ये आपके विज्ञापन के गुण हो गए। उसके बाद आप फिर वही विपणन, मार्केटिंग आ गया। विपणन मतलब आपका मार्केटिंग। देखिए, विक्रय और विपणन में अंतर बता दीजिए। तो विक्रय जैसे गेहूं आप बेच देते हैं बनिया को, विक्रय हो गया। और विपणन क्या है कि आप जो है मार्केटिंग कर रहे हैं आशीर्वाद आटा की, तो वो मार्केटिंग हो गया। मतलब घूम घूम के बेचना, कंपनी का प्रचार करना, तो ये मार्केटिंग हो जाती है। जैसे कि MLM में लोग करते हैं तो मार्केटिंग करते हैं। और विक्रय किसान करता है गेहूँ कर खरीद बेच के। उसके बाद यहाँ एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है, विपणन का अर्थ एवं परिभाषा। तो विपणन का अर्थ आप वही क्रेता और विक्रेताओं के समूह से है। एक दवाई के एजेंट को आप देखते होंगे तो वो ही भी विपणन कर रहा है। वहाँ से आप समझ के इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और प्रत्यक्ष भर्ती किसे कहते हैं, प्रत्यक्ष भर्ती वाली भर्ती मत समझ लीजिएगा, ये आप अपनी दुकान में जब रखते हैं आदमी को तो उसके लिए है। कि प्रत्यक्ष भर्ती क्या है, मतलब सामने श्रमिक बाहर लगा दिया कि हमें इतने लेबर की ज़रूरत है, तो लेबर आते हैं, उनसे आप वाइवा करते हैं और इंटरव्यू करके उनको ले जाते हैं। जैसे कि आजकल ये चल भी रहा है बाज़ार में,
आप देखते ही होंगे, रोजगार मेला और क्या क्या करके। और उसके बाद ये है कि प्रशिक्षण का महत्व। देखिए, प्रशिक्षण तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि प्रशिक्षण अगर आप धान की खेती का भी नहीं लिए तो धान भी नहीं बो पाएंगे। उसी तरह से किसी भी कार्य का आपको प्रशिक्षण तो महत्व बहुत ज़रूरी है। प्रशिक्षण के बिना आप कोई काम का सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। आपको धीरे धीरे फिर उस काम को सीखने में टाइम लगेगा। इससे पहले आप 6 महीने का प्रशिक्षण ले लें। प्रशिक्षण के लाभ भी वही है कि कर्मचारी तेज़ी से काम करेगा, गुणवत्तापूर्वक प्रोडक्ट बनेगा, टूट फूट कम होगी। ये सब आपका प्रशिक्षण का महत्व हो गया, क्योंकि प्रशिक्षण पे ही आजकल ज़्यादा जोर भी दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण का महत्व भी बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी को प्रशिक्षित होना चाहिए। अपने कार्य के प्रति तो होना ही चाहिए, जिस जो कार्य वो कर रहा है उसमें वो प्रशिक्षित होना चाहिए। और ये चीज़ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे की भी देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट में एक क्वेश्चन हमारी समझ से, आर्थिक वृद्धि आजकल हमारी गड़बड़ाई है, तो इस पर ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन हैं और मानवीय संसाधन भी हैं और सरकार की आर्थिक नीतियाँ भी हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में वन संपदा आ जाती है, मानवीय संसाधन में आर्थिक वृद्धि एवं यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, और लेकिन मानवीय संसाधन भी आता है, और सरकार की नीतियाँ भी ठीक नहीं रहती हैं, तो इससे भी आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो जाती है। तो यहीं तक हम ख़त्म करें। हमको लग रहा है कि इसमें 30-40 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, और इतना आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं अपनी बात को। मेनी मेनी थैंक्स।